अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम सर। शाम से आवाज आ रही है सर। थैंक यू। सर आवाज आ रही है। थैंक यू जी, बहुत सर शुक्रिया। ऑडिबल सर। थैंक यू जी। अच्छा, शुरू करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन करते जाएंगे वरना वीडियो देख लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये फिफ्थ टॉपिक है। मिड टर्म के बाद का दूसरा टॉपिक है और सेकंड लास्ट टॉपिक है। और ये इट शुड बी बाय फार द इजीएस्ट टॉपिक अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं। ये इनफैक्ट इसका तकरीबन 80% जो है वो आपकी ग्रेजुएशन के किसी सब्जेक्ट की कोई ना कोई रिवीजन हो रही होगी। तो लेकिन चूंकि ये आपके या प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए, जैसा हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि मिड टर्म के बाद सब कुछ हम अब सिर्फ प्रोजेक्ट फोकस्ड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ये शुरू से डिज़ाइन ही ऐसा था। तो चूंकि आपको टॉपिक्स जो भी असाइनमेंट मिल चुकी है ऑलरेडी नंबर 3, उसमें इसकी ज़रूरत है। तो ये सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिवीजन हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नई होंगी आपके लिए, लेकिन अगेन वो भी दे शुड बी वेरी इजी टू असाइनमेंट टू या थ्री? ग्रास्प। अच्छा, आप लोग काइंडली म्यूट कर दें अपने आप को, बल्कि मैं कर देता हूँ आपको। अच्छा जी। तो जो टाइटल है हमारा, ये है डिस्काउंटिंग फ्यूचर इम्पैक्ट्स। ये पांचवा हमारा टॉपिक है। तो आगे चलते हैं जी। ये करते क्यों हैं हम, यानी डिस्काउंट चीज़ क्या होती है और करते क्यों हैं। तो देखते हैं चीज़ क्या होती है, लेकिन पहले देखते हैं करते क्यों हैं। बेसिकली होता है ये कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, इवन आपकी अपनी भी इन्वेस्टमेंट हो, या ऑपोजिट ऑफ इट कोई डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत लंबे अरसे तक फिर चलते रहते हैं। तो लेकिन कितना इम्पैक्ट हुआ ये समझने के लिए फिर आपको क्या करना होता है कि फ्यूचर के जितने भी कॉस्ट या बेनिफिट होते हैं उनको किसी कॉमन मेट्रिक पे लाना होता है, ताकि हर फिगर जो है वो कॉमन स्टैंडर्ड पे असेस हो। और उस कॉमन स्टैंडर्ड को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू असेस करना हर फ्यूचर इम्पैक्ट की, चाहे वो कॉस्ट है या बेनिफिट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे एग्जैक्टली समझ आती है कि आपने उसको कितना किस तरह काउंट करना है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब नॉर्मली इकोनॉमिक्स में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो आपने एक एक डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से चीज़ें पढ़ी होंगी। आज हम उसको भी देखेंगे और देखेंगे कि सीबीए करते हुए, क्योंकि हम डिटेल में काम कर रहे होते हैं, तो एक फैक्टर और भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्काउंटिंग चीज़ क्या है? डिस्काउंटिंग जो है, इट इज़ कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यूज़ टू प्रेजेंट वैल्यूज़। जैसा अभी हमने पीछे बात की कि कोई इम्पैक्ट फ्यूचर में आना है, उसको हम देख रहे हैं कि वो प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट है कि आज अगर आपको कोई 100 रुपये दे या कहे मैं तुम्हें अगले साल 100 रुपये दूंगा, तो आज वाला 100 रुपये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप उस 100 रुपये को कहीं और लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 100 रुपये से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो फ्यूचर के 100 के बराबर नहीं है, बल्कि एक तो इस सेंस में फ्यूचर के 100 से ज़्यादा है, और दूसरा फिर हम थोड़ी देर में देखेंगे कि और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के 100 से। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है? तो इन जनरल, इफ़ द प्रिवेलिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ आई, यानी इंटरेस्ट रेट को आई से शो किया हुआ है, देन द प्रेजेंट वैल्यू जिसको पीवी से शो किया हुआ है ऑफ द अमाउंट वाई। ये वाई जो है ये ईयर्स नहीं है बल्कि डॉलर्स है। वाई रिसीव्ड 1 ईयर फ्रॉम नाउ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, पी वी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 1 + टी। अब ये सिंपल बात हो रही है एक साल की, आज और आज से एक साल बाद की। लेकिन जो इन चीज़ों की असल वैल्यू होती है वो कंपाउंडिंग में होती है, कि वो पहले साल, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप को जो फ़ायदा हुआ अगले साल के लिए, 2 रुपये 4 रुपये ज़्यादा मिले, तो उसको निकालें नहीं बल्कि उसको वापस डाल दें। इस चीज़ को कहते हैं कंपाउंडिंग। और फिर देखें कि वो कितना बढ़ता है। तो ओवर द ईयर्स, यानी बहुत से साल गुजरे हैं, तो उसमें पीवी ऐसे निकालते हैं कि पीवी होता है ईयर्स डिवाइडेड बाय 1 + n, वही ऊपर वाला फॉर्मूला है, बट रेज टू द पावर n। और ये जो n है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट होता है अगर आप कंपाउंडिंग होने दें। तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसको हम पीवी
सॉरी, मैं कंपाउंडिंग का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये डिस्काउंट या कंपाउंड दोनों हो सकते हैं। अगर आप फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट पे ला रहे हैं तो इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है फ्यूचर में तो उसको कंपाउंड कहते हैं। यानी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में ले जाना इज़ कंपाउंडिंग, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आना इज़ डिस्काउंटिंग। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मैं आज पैसे लगा रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं देखूंगा कि ये 10 साल बाद कितने होंगे, तो इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन अगर मुझे ये पता चलेगा कि मुझे 10 साल बाद पैसे मिलने हैं और उसको मैं देखना चाहता हूँ कि वो आज कितने के बराबर है, ऑब्वियसली ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि दोनों ऑप्शंस में से कोई एक मेरे पास लेना की चॉइस हो, तो उसको हम फिर डिस्काउंटिंग कहते हैं। अभी एक एग्जांपल है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। इसमें देखें तो एक सबसे पहले कॉलम में साल लिखे हुए हैं, ईयर्स 1 2 3 4, और अमाउंट लिखी हुई है। यानी एक प्रोजेक्ट है जिसमें पहले साल या 2,000 रुपये आपको मिलेंगे ओवरऑल। यानी हो सकता है कि 5,000 आप लगाएं और 3,000 वापस मिलें, तो यानी वो ओवरऑल 5,000 में से तीन, यानी 3,000 लगाएं और 5,000 वापस मिलें। तो 3,000 खर्चा हो गया, 5,000 आए, तो ओवरऑल 2,000 मिल गए। तो इस तरह करके ये सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। ये खर्चे में से खर्चे को माइनस किया इन्वेस्टमेंट से। ये 4 साल पे 2,000, 1,500, 1,000 और 900 मिली। फॉर्मूला आगे वही है जो हमने पीछे पढ़ा था कि एनपीवी इज इक्वल टू वाई, यानी अमाउंट डिवाइडेड बाय वन, वन प्लस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे वो उधर 1.2 लिखा हुआ है और फार्मूलाज में 1.1 लिखा हुआ है, तो ये 1 पॉइंट, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये 1.1 है। 1.1 और 1.2 में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, अमाउंट्स डबल हो जाती हैं। तो आपको फिर इसको एक्सेल में भी करना बहुत आसान है। आगे लिखा हुआ है कि अभी जो इस साल के 2,000 हैं जो साल के आखिर में मिलने हैं वो 1,666 के बराबर होंगे। इसी तरह जो ये लिखा हुआ है ईयर टू 1,500, ये 1,041 के बराबर होगा। 1,578 और 900 432। तो इसमें आप गौर करें तो पहले साल वैल्यू कम घट रही है, यानी तकरीबन सिर्फ आपके 20% से भी कम, यानी 17% के करीब घटे। लेकिन दूसरे साल में 1,500 से 10 41 हो गया, यानी तकरीबन 40 के करीब अब पहुंचने वाला है, 30 समथिंग। और इसी तरह आखिरी साल में आए तो वो 50 से भी काफ़ी ऊपर चला गया है। तो जो जो साल आगे जाते जाते हैं ये फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता जाता है और अमाउंट आपकी बहुत कम इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग और बहुत ज़्यादा इन केस ऑफ कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाती है। मैं थोड़ी देर में आपको एक्सेल पे भी कर, बल्कि अभी करके दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये एक्सेल की एक शीट मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर, तो 1 2, और इसको हम आगे तक ले जाते हैं, 17 साल हो गए। फिर हमारी यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। समझने के लिए इसको ज़रा आसान रखते हैं कि फ़र्ज़ करें 100 मिलते हैं हमें हर साल। तो हर साल के एंड पे, तो इस सारे को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो फार्मूला है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं। इंटरेस्ट रेट है 1.1, यानी 10%। या सॉरी, इसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहना चाहिए, इसको डिस्काउंट रेट कहना चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला है, हमने पीछे देखा था, अमाउंट यानी वाई, फिर डिवाइडेड बाय वन प्लस जो इंटरेस्ट रेट है 1.1 रेज टू द पावर ईयर, यानी जो भी साल होगा वो उसको पावर मिल जाएगी। तो 1 + 1 रेज टू द पावर ईयर। ये कोई एक्सेल का एक्सपर्ट है जी, बताएं क्या यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने अंदर लिख दिया है पावर को, इसलिए। सर ये डिवाइड के लिए ऑब्लिक का ऑप्शन यूज करें। हाँ, अब डिवाइड के लिए सिर्फ oblique, और
फिर पावर उसको इसके बाहर लिखना है, ठीक है, सही है जी। ठीक है जी, तो ये 100 रुपया, 47 रुपया बच गए। हम अपना फॉर्मूला दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा काम तो नहीं हो गया। F7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ओके, 1 प्लस 0.1, सॉरी इसको यहाँ पे लिखने के बजाय इसको 0.1 कर देते हैं। 1 प्लस 0.1, ये 90 रुपये हो गए पहले साल। अब दूसरे साल आप देखें तो ये 100 रुपये 82 के बराबर है। इसी तरह मैं खींच के नीचे ले जाता हूँ, तो आखिरी साल 100 रुपये सिर्फ, 17 साल बाद 100 रुपये सिर्फ 19 रुपये के बराबर रह जाएंगे। बहुत ड्रास्टिक कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको ट्वीक कैसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप एनालिस्ट हैं और कोई महकमा प्लानिंग का या फाइनेंस का बंदा आपको इस चीज़ पे मनवा लेता है कि ये डिस्काउंट रेट जो है इसको 0.1 की वजह 0.2 कर दो, क्योंकि 20% अच्छा सोशल डिस्काउंट रेट है। तो आप देखेंगे कि वो फिर जो 19 रुपये है ना, जो आखिर में कुछ बचे थे 17 साल बाद, वो 4 रुपये रह जाएंगे। यानी इतना ड्रास्टिक डिस्काउंट रेट चेंज करने से फ़र्क आता है। इसी तरह अब ये तो फिर 17 साल है ना, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबा चलते हैं, तो लेट्स से कि 30 साल तक वो चला, तो उसको फिर आप देखेंगे कि वो लिटरली पेनीज में पहुंच जाएगा। यानी 100 रुपये जो है वो 42 पैसे बन जाएंगे। 42 पैसे, यानी 100 रुपये को 100 पे डिवाइड करें तो 1 रुपया बनता है, फिर उसके बाद भी उसका भी आधा रह जाएगा। और इसी तरह आई होप ये अपने दिमाग में आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड। और ये सिर्फ बात हो रही है 20% इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप किसी से, किसी बैंक से इस तरह के पैसे लेना शुरू करेंगे, ज़ाहिर है वो 20 पे नहीं देगा, वो क्या कहते हैं लंबे अरसे के लिए ले रहे हो तो ज़्यादा होगा। लेकिन मैं इसको वापस 0.1 पे ले आता हूँ, ताकि उसका भी हमें आइडिया हो जाए। तो ये इवन 0.1 पे भी जिससे कम कोई नहीं डिस्काउंट रेट रखते, तो वो सिर्फ 5 रुपये बच जाएंगे 30वें साल पे। तो वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब पीछे हम बात कर रहे थे डिस्काउंटिंग की, अभी हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग इज़ द रिवर्स ऑफ डिस्काउंटिंग। यानी कंपाउंडिंग, एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, वैसे तो इस फॉर्मेट में कुछ नहीं है। हमने सर लास्ट सेमेस्टर में फाइनेंस वाला पढ़ा था, उसमें वाई को अगर हम एफ वी कर दें, फ्यूचर वैल्यू कर दें, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि फार्मूला जो हमने पहले याद किया हुआ है, उसी के साथ हम इसको कोरिलेट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस वो मैंने अपने लिए एक ट्रिक रखी हुई थी, मैंने अगली स्लाइड पे करनी थी, आपने पहले ही बता दी है। चले कोई बात नहीं। वाली सर ऐसे। चले कर, आ- थैंक यू आगे चलते हैं, सर। आगे चलते हैं। तो कंपाउंडिंग इज द रिवर्स ऑफ डिस्काउंटिंग। हाउ मच टुडेज मनी, पीछे हम देख रहे थे कि 30 साल बाद का पैसा 100 रुपया 5 के बराबर हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि आज का 100 रुपया 30 साल बाद कितना हो जाएगा। अब इसको हम ये नहीं कह रहे कि कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त, उस वक्त का रुपया होगा ना, तो वो हमारे हाथ में होगा उस वक्त। तो फॉर्मूला जो है वो वही है जैसे हमने पीछे देखा। अब इसको जैसा कि कमरान ने कहा, ये वाई जो है ये फ्यूचर वैल्यू है बेसिकली, तो इसको हम एफ वी भी लिख सकते हैं। तो एफ और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू वही फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I रेज टू द पावर n। तो अब ये उसकी एग्जांपल है, इसको भी उधर एक्सेल पे जाके देख लेते हैं। ये यहाँ पे 1 करोड़ रुपए और 1.1 के रेट पे लिखा हुआ है। तो इधर हम बल्कि इसी को हम मेरे ख्याल में नीचे मैंने इसमें, हाँ यहाँ पे किया हुआ है जी। अच्छा ये देखें, ये वो है जो मैंने वहाँ पे पेस्ट किया था। तो ईयर 1 2 के बजाय इसको 1 2 3 4 कर देते हैं, ताकि इसको अ, आगे ड्रैग किया जा सके।
तो अब देखें इसमें 1 करोड़ बेसिकली क्या हुआ कि 1.46 करोड़ हो गया, 1.45 ना 4 सालों में। लेकिन देखें आप, अगर इसको मैं 4 से बजाय 8 पे लेके जाता हूँ तो, और ये फार्मूला से हुआ हुआ नहीं, ये L20 ये फार्मूला से हुआ हुआ K28 × 1.1, ये है K29 × 1.1। हाँ ये तरीका भी ठीक है, आप इसको उससे बार बार एडिशनल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते रहें। तो आप देखेंगे कि इसको हम यहाँ ये वाली अमाउंट ले आए, फिर यहाँ ये वाली ले आए, फिर यहाँ ये वाली ले आए, और यहाँ ये वाली ले आए। तो आप देखें कि पहले 4 साल में तो सिर्फ 40 लाख 45 लाख बढ़े, लेकिन अगले 4 साल में 45 नहीं बल्कि 1 करोड़ और यानी 2.1 हो गया ना, तो 60 लाख से ज़्यादा, 45 और 55 और 10, 65 लाख से ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अगेन जो इसकी इनकी जो कंपाउंडिंग वगैरह की रियल आप समझ आती है ना, वो बड़े स्पैन पे समझ आती है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप 1 करोड़ को मैं आप अपने फ़र्ज़ करें आप नौजवान हैं, आप 18-20 साल के हुए, आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी ना किसी तरह जमा करके, 100,000। ठीक है जी। अब बल्कि इसको और इन सबको डिलीट करके फार्मूला आसान करते हैं ताकि हम इजीली उस नंबर तक जल्दी पहुंच जाएं। तो लेट्स से कि आपने 30 साल के लिए 1 लाख रुपए आपने फिक्स करा दिया। आपने कहा मैं इसको भूल गया हूँ, ये कहीं मैं जब 30 साल का मतलब 20 के बाद मैं 50 का हो जाऊंगा तो मेरे पास कितने पैसे पड़े होंगे। तो पहले साल आपने 10 डाले, 1 लाख डाले, और आपको मिले लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो आपको मल्टीप्लाइड मुझे भूल जाता है हमेशा। अच्छा जी, आपको 1,10,000 रुपये मिल गया। अब ये ओके, 1.1 रेज टू पावर 1। ठीक है जी, इसी तरह फिर इसको हम इक्वल कर लेते हैं दिस अमाउंट और मल्टीप्लाइड बाय 1, 1.1 सर। 1 रेज टू पावर दिस सर भी। डायरेक्ट नहीं डाला आपने। फिर नहीं डाला, चलें डालते हैं इसको, ये ना प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो 1.33 हो गया। अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि ये वहाँ से फार्मूला उठा लेगा। अब ये देखें, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, ई आ गया। ई का मतलब होता है बहुत एक्सपोनेंशियली ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो 30वें साल पे अब 30वें साल पे अब पता नहीं ये कितना बनता है, लेकिन 24 25 यानी ये तकरीबन सर ये 17,44,000 मैंने निकाला है सर, आप तो डेसिमल में भी गए। 30th ईयर में। ये और टोटल सर, इसका अगर टोटल करते हैं तो 30वें साल में सर, जी सर 30वें साल यानी में एक तकरीबन लाख सत्रह लाख एक सॉरी। 1 लाख जो है वो जी 17 लाख बन गया ना 30 साल बाद। जी जी 1 लाख से अगर 10% सर ले तो ये 17,44,000 बनता है। ठीक, 17 लाख 44। 44,000। और अब फर्ज करें आप इसको 10% के बजाय 1.15 पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अब कितना हो गया जी 1.15 पे। या 1.2 कर लें इजी करने के लिए। सर ये तकरीबन 66 नहीं सॉरी सॉरी मैं आपको बात एक्चुअली इट शुड बी लॉट मोर, 17 से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। खैर एनीवे द पॉइंट इज, आई होप यू सर अंडरस्टैंड। ये तकरीबन एक 66 तक ये तकरीबन 66 लाख तक जा रहा है सर ये। क्या 66। मैं तुम्हारे भी चेक जी जी
यानी 66 टाइम्स, यानी हर साल में जी डबल से भी दो गुना बढ़ रहा है। तो द पॉइंट वाज कि कंपाउंडिंग की और डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जी आप थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट करके तो बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। और इसको दूसरी तरफ से देखें तो फ्यूचर में कहीं आपको बहुत बड़ा प्रॉमिस भी हो जाए तो वो किसी ख़ास वैल्यू का नहीं होता है। तो ये फ्यूचर वैल्यू की एग्जांपल हमने देख ली। अब हम आगे चलते हैं कि एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है एनपीवी की। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि किस साल में इवेंट क्या है या इम्पैक्ट क्या है, और उसके बेनिफिट्स और कॉस्ट क्या क्या हैं। और बेनिफिट्स में से कॉस्ट को माइनस करें तो वो नेट सोशल बेनिफिट्स हैं। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट जो है आप देखें 56,478 का है डॉलर्स का, यानी 667 फ़ायदा हो रहा है और 611 खर्चा हो रहा है। और ये किया कैसे है कि ईयर वन पे हमने हमें 5 लाख कॉस्ट आनी थी, ईयर टू पे 25 कॉस्ट आनी थी और 150 वापस मिलना था, एंड सो ऑन। और हर एक को हमने उसी तरह डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये उनकी ईयर वाइज वैल्यूज़ आ गई बेनिफिट्स की, ये कॉस्ट्स की। और बेनिफिट्स और कॉस्ट्स को आपस में जमा मनफी किया तो 56,478 हमारे पास आ गए। हालांकि आप देखें तो आपको जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो डेढ़ 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 लाख हो रहे हैं। यानी सिर्फ अगर उन फिगर्स को देखा जाए तो अ, वो फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 1.5 लाख को आप 5 बार करें तो 7,50,000 बनता है। इसी तरह ये जो कॉस्ट्स हैं 5 लाख के बाद 5 बार 25,000 है, यानी 6.25। 6.25 नहीं बल्कि 6.11 पे आ गई। और नेट सोशल बेनिफिट्स आपके पास 56 आ गए। अब इन्होंने ये ज़ाहिर है हमारी किताब की एग्जांपल है तो इन्होंने प्रॉबली 5% के करीब लिया होगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो है मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं वो 5% से 7% तक रहती हैं, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं हमारी तरह चाइना इंक्लूडेड वो तकरीबन 13 से 15% तक रहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आपको जो पैसे मिल रहे हैं या जो खर्चा हो रहा है अगर वो मुसलसल हर साल कुछ सालों तक होना है, यानी अगले 6 साल के लिए एक ही खर्चा होना है या एक ही आमदन होनी है, तो उसको हम एनुइटी कहते हैं। एनुइटी का मतलब फिक्स्ड एनुअल पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर ये सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ना हो और ये इनडेफिनेटली कंटिन्यू करे तो उसको परपेचुइटी कहते हैं या परपिटुइटी कहते हैं। अमेरिकन इसको इस तरह बोलते हैं, हम लोग इसको परपेचुइटी बोलते हैं। तो अगर पक्का पक्का आ रहा हो और जा रहा हो एनुइटी कुछ सालों के लिए, और हमेशा के लिए आ रहा हो या जा रहा हो तो उसको परपेचुइटी कहते हैं। परपेचुइटी बिल्कुल पॉसिबल है। परपेचुइटी का मतलब ये नहीं होता कि क़यामत तक आता रहेगा। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्लानिंग होराइजन है उस पे वो लिमिटेड नहीं है। यानी मेरा ये पीछे हमने जो ये प्रोजेक्ट की बात की ना 5 साल की, तो अगर किसी चीज़ को हम परपेचुइटी डिक्लेयर करेंगे इसका मतलब है ये 5 साल से बियॉन्ड की बात हो रही है। हमारे प्लानिंग होराइजन से बाहर भी पेमेंट्स आती रहेंगी। हो सकता है कि प्रैक्टिकली ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल डैम की बात हो रही है या फॉर एग्जांपल किसी मोटरवे की बात हो रही है, तो एक टाइम आए कि आप कहें बस ये मोटरवे बंद, मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमने कोई नया तरीका निकाल लिया, या डैम की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, अब हम सोलर पे चले गए या सो ऑन। तो उसका ये मतलब यानी परपेचुइटी का ये मतलब नहीं है कि फॉर एवर एंड एवर, इसका मतलब है कि बियॉन्ड द प्लानिंग होराइजन। अच्छा जी, इसमें अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेनिफिट्स और कॉस्ट की टाइमिंग जो है। सर एक्सक्यूज मी। जी जी श्योर सर जी। जो है सर प्रीवियस स्लाइड्स में हमने फ्यूचर वैल्यू को प्रोडिक्ट करने के लिए हमने कहा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब उसका हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यूज को देखते हुए फ्यूचर वैल्यूज को प्रोडिक्ट कर रहे हैं, तो ये फार्मूलाज में हमने एक इंटरेस्ट रेट फाइनल किया। ये हमारे जैसे मुस्लिम कंट्री में ये इस्लामिक कैसे हो जाता है या होता कंसिडरेशन में कैसे कवर हो सकता है? अब वो मुफ्ती साहब से कह देंगे उसका नाम चेंज कर देंगे, कुछ और रख लेंगे, वो कराची वाले जो मुफ्ती साहब हाँ हैं। हाँ जी, मुनीवर रहमान साहब। हाँ नहीं नहीं, वो जो दूसरे हैं तकी निजाम बैंक उस्मानी। वाले। तकी उस्मानी साहब, हाँ वो उसको कोई तकी उस मुदारबा मुशारका ऐसा कुछ कह देंगे, ठीक जी ठीक हो जाएगा फिर।
अच्छा, बात बात समझ लें, बस आगे आपकी मर्जी है, फिर जैसे आपको अच्छा लगता है कर लीजिएगा। ठीक हो। ठीक है जी। बस। अच्छा जी। तो अब एक चीज़ इसमें ये होती है, वैसे इनका इनका जो पॉइंट है ना, वैसे मैंने तो मजाक में उड़ा दिया क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने आपको शायद बताया था पिछले सेमेस्टर से, मिड टर्म से पहले क्लास में, कि जो इस्लामिक फाइनेंस है ना, वो बेशक वो एट द हार्ट ऑफ इट कोई बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ हुआ और सिर्फ नाम बदले गए हैं, लेकिन इट 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 मार्केट को तो इम्पैक्ट करता है। जैसे इन्होंने अब सवाल किया, तो ये हम तो, आप समझें कि हम लोग अभी 5 7 8 लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से एक बंदे ने सवाल किया, और हम जो हैं वो मास्टर्स और पीएचडी के लोग हैं, लेकिन आप लाहौर की किसी मार्केट में चले जाएं तो 90% लोग ये सवाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर आप वहाँ पे एक बैंक खोलने जाएंगे, तो वो पैसे ही नहीं डालेंगे जब तक आप उनको इस्लामिक सॉल्यूशंस नहीं देंगे, चाहे चाहे बेस पे उसके जो भी है। तो इन दैट सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन आप अभी आप लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की कोई वेबसाइट खोल लेना, तो वहाँ पे भी आपको इस्लामिक ऑप्शंस मिलनी शुरू हो गई हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो उस सेंस में बस इसको कंसिडर ज़रूर करें, लेकिन बात ये समझें कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी, मनी इज़ मेकिंग मनी। और उसको अब अगर किसी की कोई रिलीजियस ज़रूरत है, जज्बाती लगाव है, तो उसके लिए फिर कोई सोल्यूशन निकाल लें आप। एक्चुअली तो काम वही हो रहा होता है जो हो रहा होता है। अच्छा जी। तो टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स का आइडिया ये है कि ये कहना कि साल बाद मुझे मिले, वो एक स्वीपिंग सी स्टेटमेंट है ना। क्या वो साल के शुरू में मिले या आखिर में मिले, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। पूरा एक साल गुजर जाता है ना, जनवरी में आपको पैसे मिले या दिसंबर में मिले, या आपने पेमेंट करनी है वो जनवरी में करनी है दिसंबर में करनी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यानी आप किसी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, तो उसमें जो लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं वो अक्रूड लाइबिलिटीज़ वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। या आप इन चीज़ों को देखें कि जो आपसे ओन ले लेते हैं गाड़ियों वाले, और 8 महीने साल बाद गाड़ी आपको देते हैं, तो वो आपके आपके पैसे से पैसे कमाते रहते हैं। और जो गाड़ी उनको फ़र्ज़ करें 60 लाख में पड़ी थी और आपको उन्होंने 1 करोड़ में बेची, वो फिर एक्चुअली 60 नहीं बल्कि आपके पैसे की वजह से ही वो उनको 50 की पड़ जाती है, तो उनका प्रॉफिट जो है वो 20% बढ़ जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कहीं डील कर रहे हो या फाइनलाइज कर रहे हो अपना सीबीए। तो अगर आप किसी तरह दूसरी पार्टी को मनवा सकते हैं कि वो अर्ली पेमेंट्स करे आपको, या आप उनको लेट पेमेंट्स करें, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं ओवरऑल उस प्रोजेक्ट से, या नेट सोशल बेनिफिट है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो जब भी आप अगर नेगोशिएशन की सिचुएशन में हो, तो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर किया करें। अच्छा जी। अब ये एक और चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के होते हैं। आप जो हमारा सीबीए का स्टेप नंबर 1 है ना, वो यही है कि हमने मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स में से अच्छा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है ना, और थ्रू आउट एनालिसिस हम उन सब का एनालिसिस करके फिर आखिर में फैसला करते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो अब जब जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं, अब हमेशा ये तो नहीं होता कि ये भी 6 साल का है और वो भी 6 साल का है, या ये भी 4 का है और वो भी 4 का है। कोई 10 का होता है, कोई 20 का, कोई 50 का। यानी जो फॉर एग्जांपल कोई कोई पार्क बनना है, वो प्रॉब्ली 50 100 साल चलेगा, मोटरवे बननी है, डैम बनना है। लेकिन अगर कोई आईपीपी लगनी है, जैसे हमारे पास आईपीपीज लगी हुई है, वो कोई 15 की है, कोई 20, कोई 30 की लगी हुई है, एंड सो ऑन। यानी आपको बहुत छोटे इम्पैक्ट की भी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी उतना छोटा इम्पैक्ट होगा, जितनी कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, यानी लंबा इम्पैक्ट होगा। तो फिर उन इन चीज़ों को कैसे कंपेयर किया जाए कि एक बहुत लंबे अरसे का प्रोजेक्ट है और एक बहुत छोटे का, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। Projects should be compared over the same discounting period, so that they can have the same opportunity to accumulate cost and benefits. Otherwise, they are not directly comparable. तो पॉइंट क्या है, क्यों कर रहे हैं कि हम पीछे हमने देखा यहाँ पे और फिर एक्सेल में देखा कि 15वें 16वें साल के बाद ना बहुत बहुत ही स्पीड से चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं या गिरनी शुरू हो जाती हैं। जो हमने, मैं दोबारा एक्सेल पे आ जाता हूँ, जो हमने ये वाली शीट बनाई थी ना, ये वाली, तो आपने हमने देखा था कि पहले साल में 8 रुपए कम हुए, लेकिन 30वें साल में जाके वो 1 टका के बराबर चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो यानी जितने आप लेटर चले जाते हैं, फिर उतना बेनिफिट जो है बेनिफिट नहीं रहता, और कॉस्ट जो है वो कॉस्ट नहीं रहती। यानी अब इस प्रोजेक्ट को मैं और आगे ले जाऊं, फ़र्ज़ करें 30 से, जैसे डैम होता है 70 80 100 साल का, वहाँ पे ले जाऊं, तो ये बिल्कुल ही
पैसों से भी नीचे गिर जाएगा। तो इजीली फिर आप उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवा सकेंगे कि इसकी तो कोई कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं, आप कर दें बस ये। तो इसका मतलब है कि दूसरा प्रोजेक्ट जो 10-15 साल का है, उसको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो इसके साथ compete कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को किसी कॉमन फ्रेम पे लाया जाए। तो ये व्हेन अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, द एनालिस्ट मस्ट मेक एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। एक डैम है जो 75 साल का है, और उसके नीचे कोजन प्लांट है, कोजनरेशन प्लांट है, आईपीपी कह लें इसको, ये 15 साल की है। डिस्काउंट रेट दोनों का 6% लगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो डैम है उसकी 40 मिलियन बनी, और जो कोजनरेशन प्लांट है उसकी 25 मिलियन बनी। तो क्या ये दोनों डैम ठीक है, डैम बना लें? तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है और इनके लाइफ स्पैन्स डिफरेंट हैं। क्यों कंपेरेबल नहीं है और इनको कैसे कंपेयर किया जाए, ये हम यहाँ पे देखते हैं। दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम दोनों को एक टाइम फ्रेम पे लेके आके एवेल्युएट करते हैं। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं इसको बंद करके और दोबारा 2 मिनट में इसी लिंक से शुरू करता हूँ मीटिंग।